हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों आप सभी के लिए लॉजिकल रीजनिंग की एक बहुत ही शानदार सीरीज, जहां पे किताब का नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को देख के समझ नहीं आता है कि कौन सी अप्रोच लगाई जाए, कैसे उस क्वेश्चन को देखा जाए। तो आज जो हम लेके आए चैप्टर दोस्तों, वो है दोस्तों थीम डिटेक्शन। बहुत बेसिक एक छोटा सा एक पैसेज आएगा और उस पैसेज की थीम क्या है वो हमें समझनी है। बस अगर थीम समझ में आ जाएगी तो काम समझ आ जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस मिलते हैं, एमबीए के एग्जाम्स में और आमतौर पे बैंकिंग एग्जाम में। तो दोस्तों सीधा लिए चलते हैं चैप्टर पे। चैप्टर में जो पैसेजेस आएंगे उसका मैं सीधा आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे लिए चलता हूं, कैसे उस क्वेश्चन को देखना है और ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों यहां पे सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, जो 4 या 5 ऑप्शंस आपको मिले उन्हें एलिमिनेट करते चलेंगे। कोई ना कोई बात आपको स्टेटमेंट में, सेंटेंस में लगेगी जो आपको लग रही है काम की नहीं है, और एलिमिनेशन होती चली जाएगी। तो लिए चलते हैं दोस्तों पहले पैसेज पे। एक्सरसाइज है हमारी 7 और एक्सरसाइज 7 के दोस्तों पहले 2 पैसेजेस यहां पे हैं। हम आराम से एक एक पैसेज को करते चले जाएंगे, पैसेज करेंगे और साथ में ऑप्शंस को देखेंगे। तो लिए चलते हैं, पहला पैसेज क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। द वर्च्यू ऑफ आर्ट डज नॉट अलाउ द वर्क टू बी इंटरफेयर्ड विद और इमीडिएटली रूल्ड बाय एनीथिंग अदर देन इटसेल्फ। ये कह रहा है कि जो आर्ट होता है ना, ये कहना चाह रहा है कि वो किसी को अलाउ ही नहीं करता कि कोई दूसरी चीज मतलब इंटरफियर कर सके या फिर कोई और दूसरा इसको रूल कर सके। इट इंसिस्ट दैट, कि ये इस बात पे जोर डालता है, इट अलोन शैल टच द वर्क इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट इनटू बीइंग। बहुत सिंपल सी बात ये कह रहा है कि भैया ये इस बात पे जोर देता है कि वह स्वयं, वह खुद ही, वह अकेला ही शैल टच द वर्क इन ऑर्डर टू ब्रिंग इनटू बीइंग, वह इसको टच करेगा और ये अपने अस्तित्व में आ जाएगा, ये अपने काम करने लग जाएगा। आर्ट रिक्वायर्स दैट नथिंग शैल अटेन द वर्क एक्सेप्ट थ्रू आर्ट इटसेल्फ। आर्ट तो यही चाहता है कि कोई चीज इस कार्य को नहीं अटेन कर सकती है बाय आर्ट इटसेल्फ। ये सिर्फ आर्ट, स्वयं आर्ट को कर सकती है, ये कहना चाह रहा है। अब देखते हैं दोस्तों इसका स्टेटमेंट के बाद कौन सी बात इसको सपोर्ट कर रही है, यानी इस पूरे पैसेज का थीम क्या है। पैसेज का जस्ट इतनी सी बात कह रहा है कि आर्ट को और दूसरी कोई चीज इंटरफेयर कर नहीं सकती, आर्ट आर्ट को ही इंटरफेयर कर सकती है, आर्ट आर्ट को ही अपने आप में आगे लेके जा सकती है। देखें दोस्तों, आर्ट इज गवर्न्ड बाय एक्सटर्नल रूल्स एंड कंडीशन। उल्टी बात कह रहा है, एक्सटर्नल रूल और कंडीशन पे तो फर्क ही नहीं पड़ता है। आर्ट इज फॉर द सेक ऑफ आर्ट एंड लाइफ। आर्ट आर्ट और लाइफ के लिए नहीं बॉस, आर्ट तो केवल आर्ट के लिए है। आर्ट इज फॉर द सेक ऑफ आर्ट अलोन। भाई ये पूरा पैसेज ही इतनी सी बात कह रहा है, आर्ट तो आर्ट के लिए है, बस काम खत्म। यही तो इसकी थीम है पूरे पैसेज की। सी डेफिनेटली राइट है, और बाकी डी और ई आप देख सकते हैं आर्टिस्ट से शुरू हो रहे हैं। आर्टिस्ट रियलाइजेज हिज ड्रीम्स, तो कहां से ड्रीम की तो बात ही नहीं आई। आर्टिस्ट शुड यूज हिज आर्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी। अब पूरे समाज की बात कहां से आ गई। तो आपने देखा, हो सकता है पैसेज थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में आपके लिए लिखा हुआ हो सकता है, बट स्टिल बेसिक जो उसकी थीम है वो समझ में आनी चाहिए। हम एक काम करते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं, शायद उससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। दो द वेस्ट ऑफ टाइम और द एक्सपेंडिचर ऑन द फैशंस इज वेरी लार्ज। ये कहना चाह रहा है कि भैया समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है और एक्सपेंडिचर ऑन फैशन, फैशन पे जो खर्चा है वो भी बहुत ज्यादा है। येट फैशंस हैव कम टू स्टे, लेकिन फैशंस रुकती है, वो चलती है। दे विल नॉट गो, वो चली नहीं जाएगी। कम वॉट में, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, फैशंस अगर आएंगी तो रुकेंगी जरूर, चलेंगी जरूर। हाउएवर व्हाट इज नाउ रिक्वायर्ड, लेकिन अभी जरूरत क्या है। Strong efforts should be made to displace the excessive craze for fashion from the minds of these youngsters। बस चाहिए क्या, जो excessive craze है ना, किसी चीज के पीछे जो अत्यधिक क्रेज है फैशन के लिए, वो छूटना चाहिए, वो माइंड से निकालना है। ये पैसेज कह रहा है। अब पैसेज को और अच्छे से समझते हैं कि पैसेज की थीम क्या है। फैशन इज द नीड ऑफ द डे। फैशन आज की जरूरत है, जरूरत की तो कई बात ऐसी लगी नहीं हमें। सेकेंड कह रहा है, द एक्सेसिव क्रेज ऑफ फैशन इज डिटरमिनेंटल टू द वंस पर्सनैलिटी। एक्सेसिव क्रेज जो फैशन का है
वो उस आदमी की पर्सनालिटी पे बुरा प्रभाव डालता है। पैसेज में बहुत क्लियरली तो नहीं कह रखा है, अभी सिर्फ ये कह रहा है कि पैसेज मतलब हमें यंग माइंड के दिमाग से इसे बाहर निकालना है। बुरा प्रभाव डालता है इसके बारे में पैसेज में तो नहीं दे रखा। थर्ड कह रहा है द होड़ फॉर फैशन शुड बी डन अवे विद सो एज नॉट टू लेट डाउन द कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। फैशन का जो इस तरह का होड़ है ना, वो इस प्रकार से काम हो जाना चाहिए, इस तरह से हो जाना चाहिए कि इससे कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट ना रुके, यानी कि पैसेज कहीं भी किसी के बीच में बाधा ना बने। तो दोस्तों एक्चुअली पैसेज यही कह रहा है, हम ये कह रहे हैं कि फैशन आएगा, फैशन रुकेगा, फैशन सब कुछ करेगा, लेकिन हमें जो एक्सेसिव क्रेज है ये इससे हटाना पड़ेगा। दैट मीन्स उसका कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, जो आगे बढ़ने का डेवलपमेंट है, वो रुके ना। चौथा कह रहा है वर्क एंड अदर एक्टिविटीज शुड बी वैल्यूड मोर देन। नहीं, वर्क एंड अदर एक्टिविटीज की तो बात ही नहीं कर रही है फैक्शन के ये। तो जो पूरी बात इसमें आ रही है, बी बहुत नजदीक है लेकिन सी सबसे सिंपल आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पूरी थीम इसी बात पे कह रही है कि हमारा इंपैक्ट जो है ये दूसरी चीज पे ना डाले, इसलिए जो एक्सेसिव क्रेज है वो हमें निकालना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और पैसेज की बात करते हैं। पैसेज नंबर 9 क्या कह रहा है जरा उसे देखेंगे हम। देखिए दोस्तों पहले पैसेज को पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स अ स्वेलिंग फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये कहना चाह रहा है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स है ना, अ स्वेलिंग फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, स्वेलिंग यानी बढ़ता हुआ, फूलता हुआ, फेवरेबल बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड होना चाहिए, यानी जितना एक्सपोर्ट जा रहा है उतना इंपोर्ट आए, बैलेंस बना रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एंड बैंक बैलेंसेस आर नॉट एन इंडेक्स और अ बैलेंस शीट ऑफ नेशनल प्रोस्पेरिटी। ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ये बढ़ता हुआ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ये बैंक बैलेंस की बात हो रही है, ये इंडेक्स नहीं है, ये बैलेंस शीट नहीं है नेशनल प्रोस्पेरिटी की। भारत आगे बढ़ रहा है, प्रॉस्पर कर रहा है, उसकी ये बैलेंस शीट नहीं है, मतलब उससे पता नहीं चलेगा कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, प्रॉस्पर कर रहा है। ये स्टेटमेंट कह रहा है टिल द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इंग्लिश एक्सपोर्ट्स वर नोटिसेबली ग्रेटर देन व्हाट दे आर टुडे। उस समय जो है ना, इंग्लिश का ट्रेड या इंग्लिश का एक्सपोर्ट जो है आज से कई अत्यधिक ज्यादा था, आगे था। एंड येट इंग्लैंड हैज ग्रेटर नेशनल प्रोस्पेरिटी टुडे देन इट हैड एवर हैड। ये कहना चाह रहा है कि हो सकता है उस समय एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था, लेकिन जो आज नेशनल प्रोस्पेरिटी उस देश की है, मतलब प्रोस्पेरिटी का मतलब समृद्धि, उन्नति, प्रगति जो आगे की तरफ लेके जाती है, तो जो राष्ट्रीय प्रगति आज है वो उस समय से कई अधिक है। Because the income of average Englishmen working as field and factory laborers, clerks, plus policemen, petty shopkeepers and shop assistants, domestic workers and other low paid workers has gone up. इतने सारे लोगों का जो इनकम है वो बढ़ गया। कितने लोगों की बात कर रहा है कि भैया इनकम, एक एवरेज इंग्लिशमैन जो आम आदमी है, अंग्रेज है, जो फील्ड पे काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, मजदूर है, क्लर्क है, पुलिस वाला है, छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, शॉप असिस्टेंट्स हैं, डोमेस्टिक घरेलू जो काम करते हैं वो हैं, जो भी ये लो पेड वर्कर्स हैं, इनकी इनकम बढ़ गई है। ये कहना चाह रहा है कि जो नेशनल प्रोस्पेरिटी वो बढ़ गई है। पूरी थीम आपको समझ आ गई, पैसेज बहुत टफ नहीं कह सकते हम। कंट्रीज इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कैन बी बेस्ट एट जज बाय पर कैपिटा इनकम। दोस्तों ये मुझे लगता है थीम के बहुत नजदीक है। भाई पूरी बात ये तो कह रहा है नेशनल प्रोस्पेरिटी जो पर कैपिटा इनकम पे है, इंसान की जो इनकम है, एवरेज इंसान की जो इनकम है, वही सब कुछ है। तो पहला तो मैं मानता हूं थीम के नजदीक है, बाकी तीनों पढ़ लेते हैं, शायद अपने आप वो एलिमिनेट हो जाएं। अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द मेन क्राइटेरिया, काम खत्म हो गया, वो तो कह रहा है नहीं है, ये कह रहा है मेन क्राइटेरिया है, अपने आप से डिसमिस हो गया मेरे भाई। अ नेशंस इकोनॉमिक स्ट्रेंथन्स विद द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट बढ़ता है तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ये भी कटाक्ष उल्टा है, रॉन्ग कह रहा है। हम तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। आखिरी कह रहा है इंग्लिश ट्रेड वाज कंटिन्यूअली इंक्रीज्ड सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये धीरे धीरे बढ़ा है। किसी तरह की कोई बात इसमें कही नहीं गई है, तो ये भी गलत है। अल्टीमेटली जो पहला था वही सही थीम था कि अगर जैसा पर कैपिटा इनकम होगा वैसा नेशनल प्रोस्पेरिटी होगा। चलिए 9th तो बहुत आसान हो गया, अच्छे समझ में भी आ गया। 10th की बात करते हैं। चलिए आप लोगों के 10th में क्या है। थ्रू आउट द एजेस द बिजनेसमैन हैज हेल्प बिल्ड सिविलाइजेशंस, ग्रेट सिटीज।
थ्रू आउट द एजेस, यानी शुरू से लेके अंत तक, हर युग में, यानी युगों युगों तक ऐसा होता है, जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी वर्ग है, हैज हेल्प्ड बिल्ड सिविलाइजेशंस, ग्रेट सिटीज, जो सभ्यता की जो बड़ी सिटीज हैं उनको बिल्ड करने में हेल्प करी है। प्रोवाइडेड, साथ में क्या, पीपल विद लग्जरीज एंड आर्टिस्ट विद पेट्रोनेज एंड लिफ्ट हिज फेलो सिटीजन्स टू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उन्होंने इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया है। किन्होंने? पीपल विद लग्जरीज, जो लोग लग्जरीज वाले हैं, जो लोग लग्जरीज के साथ जीते हैं, आर्टिस्ट जिनके पैटर्नेज है, बहुत पुराना पुराना उनका एक एक्सपीरियंस है, एंड लिफ्ट हिज फेलो सिटीजन्स, और जो अपने साथ वाले जो नागरिक हैं देश के, उनको ये समझाया है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया है। इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज, पिछले कुछ शताब्दियों से, दशकों से, ईयर से नहीं, शताब्दियों से, द बिजनेसमैन हैज सीडेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, और उसी ने ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ना, इसका बीजारोपण किया है, इसकी शुरुआत की है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, औद्योगिक क्रांति की। चलिए अब देखते हैं इस पैसेज में क्या कहा है। ये कहा है कि बिजनेसमैन कौन है? अकाउंटेबल टू द सोसाइटी, सोसाइटी को अकाउंटेबल है, गलत तो नहीं कह सकते, बट आगे और पढ़ते सोसाइटी से बड़ी बात क्या कह रखी है। लिव्स लग्जरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ, इसके बारे में नहीं कहा है, वो लग्जरियस लाइफ जीता है, इसका पैसेज का थीम थोड़ी है, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इज द बेनिफिशियरी ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बेनिफिशियरी ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं कह सकते, पायनियर ऑफ रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। बेनिफिशियरी इनका फायदा उठाया है, और पायनियर यानी इसने शुरुआत की है, तो मुझे लगता है सी तो गलत हो ही गया। इज केपेबल ऑफ रेजिंग हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में केपेबल है, बिजनेसमैन जरूर केपेबल है, बट उसकी भी बात नहीं करी है उसने, उस पैसेज में ये नहीं कहा गया है, ये भी गलत है। आखिरी पढ़ लेते हैं, वो क्या कह रहा है, हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता को ग्रो करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और वो दोस्तों इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबल टू द सोसाइटी की बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसने सभ्यता को ग्रो करने में अपना पूर्ण योगदान दिया है। तो आपको थीम समझ आ गई, इस पूरे पैसेज की थीम क्या है, वो ई में लिखी है। तो इसी तरीके से और कुछ पैसेजेस हमें देखने। चलिए अगले पैसेज पे लिए चलता हूं दोस्तों। अगला पैसेज है पैसेज नंबर 11। आराम से एक एक चीज को देखें और समझें ये पैसेज क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए दोस्तों पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज में क्या लिखा है? इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रीज इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल का जो एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन यानी इंडस्ट्री कैसे प्रस्तुत होती है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करती है, ये एक कंट्री के इकोनॉमी का मेजर रोल प्ले करता है। सच एग्जीबिशन, इस तरह के जो एग्जीबिशंस होते हैं, नाउ रेगुलरली हेल्ड इन दिल्ली। और ये जो एग्जीबिशंस है, एग्जीबिशन का मतलब जो फेयर होते हैं, ट्रेड फेयर्स होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर्स होते हैं, ये आजकल दिल्ली में बहुत लगते हैं। एनेबल यानी एबल करते हैं, क्या करते हैं? अस टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ आवर ओन लेस एडवांस इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। ये मेजर हैं, मतलब ये देखिए, ये आपको इस तरह का सक्षमता देते हैं कि आप मेजर कर सकें कि किस हद तक आप स्वयं अपने लेस एडवांस इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को, माइटी इंडस्ट्रियल पावर को, प्रोग्रेस ऑफ कंट्रीज लाइक द यूके, यूएसए एंड रशिया, whose pavilions are the centers of the greatest attention and attraction। ये सिंपल सी बात कह रहा है कि आप अगर लेस एडवांस लोग भी हैं तो भी आप उन लोगों को बता सकते हैं जो माइटी इंडस्ट्रियल पावर वाले हैं। माइटी यानी पावरफुल, शक्तिशाली जो पावर वाले हैं, जो प्रोग्रेस ऑफ द कंट्रीज हैं, यानी कि जो यूके, यूएसए, रशिया वाले आते हैं, जिनके पेविलियन में जाके हम लोग वहां पे अपना प्रदर्शन करते हैं। तो अब देखते हैं इसके पीछे की क्या कहानी है, यानी इसका थीम क्या है। इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन ग्रेटली टैक्स द पुअर इकोनॉमी। जो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस हैं, पुअर इकोनॉमी में बहुत बड़ा टैक्स देता है। अब इसमें टैक्स की तो बात ही नहीं आई और पुअर इकोनॉमीज की भी बात नहीं आई। हमने जब पूरा पैसेज पढ़ा, क्या कहीं आपने पुअर इकोनॉमीज के बारे में पढ़ा? क्या टैक्सेशन के बारे में पढ़ा? नहीं, तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। Are more useful for the developed countries like USA whose products stand out superior to those of developing countries। बिल्कुल गलत जवाब। ये तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा है, जिससे कि एग्जीबिशन यूके, यूएसए वाले लोग भी देख पाए उनके पेविलियन में, तो ये भी गलत हो गया। Are not of much use to the countries who are industrially backward। ये भी गलत है, उल्टी बात कर रहा है। जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड हैं
उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जीबिशंस, वो अपना प्रदर्शन अच्छे से कर सकते हैं। ये तो लिखा हुआ है ना, देखिए द लेस एडवांस्ड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। क्या ये बात समझ आ रही है? 3 तो बिल्कुल ही गलत हो चुके हैं, निरस्त कर दिए जाते हैं। चौथा यानी फोर्थ एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है? Boosts up production qualitatively and quantitatively by analytical comparison of the country's products with those of the developed countries. Yes, दोस्तों उसी पेविलियन में यूके, यूएसए, अमेरिका, रशिया के बहुत सारे हैं और उसी में आपके हैं। तो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, आपके इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकता है। ये पूरा पैसेज इसी थीम को लेके चलता है। तो मेरा मानना है दोस्तों डी एकदम सही थीम है, बाकी तीनों तो बिल्कुल एब्सर्ड है। तो आपने इस तरीके से समझना है कि क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए एक और पैसेज नंबर 12 यहां पे, उसको भी हम पढ़ते हैं। ये कह रहा है सैटिस्फैक्शन विद को-वर्कर्स, जो अपने साथ में काम करने वाले, जैसे हम हिंदी में सहकर्मी कहते हैं, उनके साथ संतुष्टि होना। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, प्रमोट करने की अपॉर्चुनिटीज की बात करना। द नेचर ऑफ वर्क, कार्य कैसा है उसकी बात करना। एंड पे गोज with a high performance among those with strong growth needs। ये क्या कहना चाह रहा है देखिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई को-वर्कर्स का सेटिस्फैक्शन या प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज जो है, वर्क यानी किस तरह का काम है और जो पे है, ये सारा कैसे जाता है? विद हाई परफॉर्मेंस अमंग दोज विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नीड्स, जिनको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नीड्स हैं, जो ग्रोथ चाहता है, जो स्ट्रांगली चाहता है, पैशनेट होता है, महत्वाकांक्षी होता है, उनके साथ ये बात जाती है, उनके हाई परफॉर्मेंस पे ये काम होता है। अमंग दोज विद वीक ग्रोथ नीड्स, जिनकी वीक ग्रोथ नीड्स हैं, यानी वो महत्वाकांक्षी ही नहीं है लोग, नो सच रिलेशनशिप इज प्रेजेंट, उनके बीच में तो रिलेशनशिप ही नहीं होती इस प्रकार की। एंड इन फैक्ट सेटिस्फैक्शन विद प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज गोज विद लो परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अगर लो करोगे तो सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, यानी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा ये कहना चाह रहा है। पैसेज बेस्ट सपोर्ट किसको करता है, एक एक करके सारे पढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है दोस्तों? सेटिस्फैक्शन इज एन इनएविटेबल ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल। दोस्तों ये इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? इनएविटेबल का मतलब है होना ही होना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी प्रकार का चेंज नहीं हो सकता, होके ही रहेगा, यानी कि वो सभी जगह होगा। लेकिन पैसेज में ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि आपके अंदर दो तरह के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक वो है जिनकी हाई ग्रोथ नीड है, एक जिनकी लो ग्रोथ नीड है। लो ग्रोथ नीड वालों को अलग तरह का सेटिस्फैक्शन है, उनको अलग तरह का है। तो इनएविटेबल तो नहीं है, अलग अलग है, यानी कि पहला वाला तो सेटिस्फाई नहीं करता है। दूसरा कह रहा है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस आर डायरेक्टली क्लोजली रिलेटेड। जॉब सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस आर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं। जिनकी हाई ग्रोथ नीड होगी उनको ज्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, नहीं, जिनको जॉब सेटिस्फैक्शन हो जाएगा वो परफॉर्मेंस अच्छा दे ही देगा। जिनका जॉब सेटिस्फैक्शन कम होगा और वो और बेहतर चीज चाहेगा, वो अपने परफॉर्मेंस को और इंप्रूव करना चाहेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस इज मॉडरेटेड बाय ग्रोथ नीड। यस, ये बिल्कुल सही है। जैसी ग्रोथ नीड होगी वैसा हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन होगा और वैसा ही परफॉर्मेंस होगा। तो ये बात कह सकते हैं हम जॉब सेटिस्फैक्शन को परफॉर्मेंस से तो उल्टा प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन ये जो है बिल्कुल सही कह रहा है, ग्रोथ नीड से मॉडरेट किया जा सकता है हमारी जॉब सेटिस्फैक्शन को और परफॉर्मेंस को। चौथा कह रहा है एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज फ्यू एम्प्लॉइज हैविंग वीक ग्रोथ नीड। फ्यू एम्प्लॉइज है कि ज्यादा है ये नहीं कह सकते, होते हैं ये पक्की बात है, यानी ये बात तो सही है, लेकिन हमारी थीम ये नहीं है। बात समझना, जो डी में लिखा है ना वो बात तो सही है कि वीक ग्रोथ नीड वाले भी लोग होंगे, लेकिन इस पूरे पैसेज की थीम ये नहीं है ना, तो ये नहीं कह सकते। और फोर्थ, हाई परफॉर्मेंस इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की बात नहीं हो रही है, इंडिविजुअल के इफेक्टिवनेस की बात हो रही है, यानी ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। सो कुल मिला के जो सी में लिखा है परफेक्टली ऑलराइट है, हमारे पैसेज से मैच कर रहा है, यही हमारा आंसर भी होगा। आगे लिए चलते हैं दोस्तों, एक और पैसेज को करते हैं, एक और चीज को समझते हैं। सीधा लिए चलते हैं दोस्तों 13-14 नंबर पैसेज पे। आराम से इन क्वेश्चंस को देखिए, ये क्या कहने चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों 13 नंबर पैसेज क्या पढ़ रहा है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। ये कह रहा है द अटेनमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट एंड लिंक्ड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। क्या मतलब है समझते हैं। अटेनमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, स्वयं का गोल यानी इंडिविजुअल इंसान का गोल,
ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट जो गोल है ना, ये अटेनमेंट वो प्राप्त कैसे होगा? म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट है, एंड लिंक्ड बाय अ कॉमन डिनोमिनेटर, और उनके बीच में कॉमन बात भी है, वो क्या है? एम्प्लॉय वर्क मोटिवेशन, एम्प्लॉय के वर्क का मोटिवेशन, किस तरीके से एम्प्लॉय जो कार्य कर रहा है उसको मोटिवेशन मिलता रहे या मोटिवेट आप करते रहें, उस बात पे आपका इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिपेंड करता है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स आर मोटिवेटेड, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो मोटिवेटेड होते हैं टू सेटिस्फाई देयर पर्सनल गोल्स, उनके जो पर्सनल गोल है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, एंड दे कंट्रीब्यूट देयर एफर्ट्स टू द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एज अ मींस ऑफ अचीविंग दीज पर्सनल गोल। सिंपल बात है बॉस, हर आदमी एक एक करके अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ही अपने आप में अच्छा हो जाएगा। सभी मिलकर एक अच्छे से ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्राप्त करेंगे। कुल मिला के थीम ये है। अब थीम के ऊपर क्वेश्चन जो देखते हैं कि हमारी मोटा मोटा थीम क्या निकल के आती है। ये कहना चाह रहा है कि मोटिवेशन क्या करता है, मोटिवेशन क्या करेगा? मोटिवेशन encourages an individual to give priority to the personal goals over organizational goals। ये encourage करता है कि इंडिविजुअल जो है वो अपने गोल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे दे, तो अपने गोल्स की प्रायोरिटी पे अपने आप ही हो जाएगा। यानी थीम के बहुत नजदीक चल रहे हैं हम, यानी ए तो हो ही सकता है। क्यों? हमने तो यही कहा था, पर्सनल गोल अचीव करोगे ऑर्गेनाइजेशन अपने आप हो जाएगा। बाकी वाले देख लेते हैं। इज क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्रूशियल है सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल की बात नहीं की है दोस्तों, अटेनमेंट ऑफ गोल्स की बात की है। गोल्स कैसे अटेन की जाए, अटेन मतलब अचीव किए जाए, गोल प्राप्त करने की बात की है, सर्वाइवल की बिल्कुल नहीं कही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। मोटिवेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी, फिजिकल और मेंटल एनर्जी का प्रोडक्ट निकल के आता है मोटिवेशन। कहां से ये वेग बात आई? बिल्कुल अलग से हटके, कोई कनेक्शन नहीं है हमारे पैसेज से, तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिए इसे। डी कह रहा है इज द एक्सटर्नल फोर्स विच इंड्यूसेस एन इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट हिज एफर्ट्स। ये एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से लगने वाला फोर्स है, जो इंड्यूस करता है इंडिविजुअल को कि वो कंट्रीब्यूट करे अपने एफर्ट्स को, अपने एफर्ट्स लगाना शुरू करे। तो दोस्तों जो डी बात कह रहा है ना, ये और ज्यादा नजदीक आ रही है। मतलब मुझे लग रहा है ए तो फिर भी एक्चुअली कोई कंपैरिजन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और पर्सनल गोल्स के बीच में, लेकिन डी तो बहुत क्लियर बात कह रहा है कि मोटिवेशनल एक ऐसा मोटिवेशन जो है एक एक्सटर्नल फोर्स है जो इंड्यूस करेगा एक इंडिविजुअल को कि वो अपने एफर्ट लगाए। तो दोस्तों यही तो मोटिवेशन है और यही तो पैसेज कह रहा है। तो सबसे नजदीक अगर कोई आंसर है तो वो डी फॉर दिल्ली है। और आखिरी कह रहा है मेक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी इनसेपरेबल। सोसाइटी की बात ही नहीं करी है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो कुल मिला के डी इज द फाइनल आंसर, जो हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से पढ़िएगा। द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स बाय पीपल कैन बी प्रिवेंटेड नॉट ओनली बाय बैनिंग देयर सेल इन द मार्केट बट ऑल्सो बाय इंस्ट्रक्टिंग यूजर्स अबाउट देयर डेंजरस इफेक्ट्स which they must understand for their safety। क्या कह रहा है सारा है, समझिएगा। जो हार्मफुल ड्रग्स का कंजम्पशन है, जो आदमी लेता है, बाय द पीपल, लोग जो ले रहे हैं, कैन बी प्रिवेंटेड, वो रोका जा सकता है, न केवल इन मार्केट में इनकी सेल को बैन करके, बट ऑल्सो, और साथ ही साथ, बाय इंस्ट्रक्टिंग यूजर्स को इस बात का इंस्ट्रक्शन देके अबाउट देयर डेंजरस इफेक्ट, कि उनके क्या डेंजरस इफेक्ट्स हैं, क्या बुरे प्रभाव, खतरनाक प्रभाव पड़ रहे हैं, विच दे मस्ट अंडरस्टैंड फॉर देयर सेफ्टी, जो उनको अपने सेफ्टी के लिए अंडरस्टैंड करने चाहिए, समझने चाहिए। चलिए आगे क्या कह रहा है। ऑल्सो द ड्रग एडिक्ट्स, और जो ये ड्रग एडिक्ट्स हैं, मे बी प्रोवाइडेड, उनको दिया जाना चाहिए विद प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, और उनको एक मेडिकल फैसिलिटीज भी देनी चाहिए फॉर देयर रिहैबिलिटेशन, जिससे कि वो पुनर्वास कर सके, वो पुनः ठीक हो सके। दिस विल हेल्प इन स्केलिंग डाउन द यूज ऑफ ड्रग, और इससे सबसे क्या होगा, ड्रग के यूज की अपने आप कमी हो जाएगी। बड़ा अच्छा पैसेज है ये। अब आपको देखना है कि इसका पैसेज का थीम क्या है। कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, जो ड्रग्स का हार्मफुल कंजम्पशन है, आर ऑन इंक्रीज इन द सोसाइटी, ये सोसाइटी में बढ़ते हुए चरण पे है। पैसेज इसके बारे में बात नहीं कर रहा। हो सकता है ये बात सही हो,
लेकिन पैसेज का थीम ये नहीं है। कैन ऑलवेज बी रिड्यूस को हमेशा रिड्यूस किया जा सकता है। आर ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज कम है इसलिए हो रहा है। कैन बी एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ बैनिंग देयर सेल, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है बाय बैनिंग देयर सेल, उनकी सेल को रोक के। मे बी चैनलाइज्ड थ्रू प्रॉपर सिस्टम, इसका प्रॉपर सिस्टम बना के चैनलाइज किया जा सकता है। अब देखिएगा, कंजम्पशन को चैनलाइज करने की तो बात नहीं करेंगे, कंजम्पशन को चैनलाइज करो, गलत। तो ई तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, ये भी गलत हो जाएगा, और ए तो गलत है। बी और डी को हमें देखना है कि कैसे इस पैसेज की थीम को पढ़ें। तो दोस्तों ये दोनों बातें तो आ रही है, एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिएगा, कैन बी प्रिवेंटेड नॉट ओनली बाय बैनिंग देयर सेल इन द मार्केट बट इंस्ट्रक्टिंग यूजर्स, ऐसा करके। ऑल्सो द ड्रग एडिक्ट्स मे बी प्रोवाइडेड विद दिस विल हेल्प इन स्केलिंग डाउन द यूज ऑफ ड्रग्स। स्केलिंग डाउन हो सकती है ड्रग्स की कमी, एंड कैन ऑलवेज बी रिड्यूस। दोस्तों एक्चुअली में जो इस पूरे की थीम है ना, वो ये बी लाइन कह रहा है कि इसको कम किया जा सकता है, इसको कम सेल बैन करके किया जा सकता है, इंस्ट्रक्टिंग यूजर्स को कि इंस्ट्रक्ट करके किया जा सकता है, और लास्ट में ये भी, यानी कुल मिला के इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों अब जो क्वेश्चंस हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 15 है और 16 है, दोनों को एक एक करके समझेंगे हम। 15 कह रहा है द फ्यूचर ऑफ विमेन इन इंडिया इज क्वाइट ब्राइट। इंडिया के अंदर जो विमेन का फ्यूचर है, मतलब जो लेडीज का फ्यूचर है, जो औरत का फ्यूचर है, जो नारी का फ्यूचर है, इज क्वाइट ब्राइट, बहुत ही चमकदार, चमकीला, ब्राइट है। एंड लेट अस होप, और ऐसी होप करते हैं, that they will justify their abilities by rising to the occasion, और वो इस बात को जस्टिफाई भी करेंगे जब जैसा अवसर आएगा उसमें वो खड़े होके दिखाएंगे, वो अपना परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। कौन? यहां पे विमेन की बात हो रही है। नेपोलियन वॉज राइट, नेपोलियन एकदम सही था, नेपोलियन बोनापार्टे की बात हो रही है। व्हेन ही डिक्लेयर्ड दैट, उसने डिक्लेयर किया इस बात को, बाय एजुकेटिंग द विमेन वी कैन एजुकेट द होल नेशन। अगर हम एक विमेन को एजुकेट करते हैं, हम एक विमेन को पढ़ाते हैं, साक्षर बनाते हैं, हम पूरे देश को साक्षर बना सकते हैं। बिकॉज अ कंट्री कैन नेवर राइज, हम एक कंट्री के रूप में राइज कर ही नहीं सकते, बढ़ ही नहीं सकते विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ 50% ऑफ देयर पॉपुलेशन। उनकी जो आधी पॉपुलेशन है, उनके बिना राइज करोगे कैसे? सो कुल मिला के यहां पे विमेन एजुकेशन की बात हो रही है, विमेन एम्पावरमेंट को लेके थोड़ी बहुत बात हो रही है, और कुल मिला के नारी जो है पुरुष के बराबर है, इसकी बात हो रही है। चलिए देखते हैं पैसेज क्या कह रहा है, उसका थीम क्या है। इंडिया इज स्ट्राइविंग हार्ड फॉर इमेंसिपेशन ऑफ विमेन। भारत बहुत मुश्किलों से मेहनत कर रहा है कि इमेंसिपेशन, मोक्ष गमन हो जाए, लिबरलाइजेशन हो जाए, विमेन फ्री हो जाए। ऐसा बहुत हार्डशिप की बात नहीं करी है, पैसेज के रिलेट तो नहीं कर रहा है भैया, छोड़ देते हैं इसे। ऑल विमेन शुड बी वेल एजुकेटेड, सभी विमेन को वेल एजुकेटेड होना चाहिए, बिल्कुल थीम से मैच कर रहा है। बाकी वाले ऑप्शन पढ़ते हैं। अ नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली व्हेन विमेन आर गिवन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मेन। जितनी आदमी को अपॉर्चुनिटी और राइट्स दी जा रही हैं, उतनी ही औरत को दी जाए, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। विमेन ought to be imparted full freedom to prove their worth and contribute to the progress of nation। औरत को पूरा फ्रीडम देना चाहिए जिससे कि वो अपनी वर्थ को प्रूव कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, अपना योगदान दे सकें भारत के यानी किसी देश के प्रोग्रेस में। बात बहुत सही कह रहा है डी, उनको मिलना चाहिए। पैसेज में इसका जिक्र कहां है? पैसेज में तो कुछ कहा ही नहीं उसने तो एजुकेशन की बात की है और कहा है कि भैया वो अपने समय आने पर एबिलिटीज को प्रूव करेंगी। तो अब हमें देखना है कि बी और सी, इन दोनों में से कौन सा हमारे आंसर में आएगा। यहां पे ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ऑल विमेन शुड बी वेल एजुकेटेड एंड अ नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली व्हेन विमेन आर गिवन। तो दोस्तों यहां पे उनके राइट्स और अपॉर्चुनिटीज के मैन के बराबरी की बात नहीं हो रही है। तो अगर थीम की बात करेंगे तो इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे आएगा, जो कि बेस्ट आंसर है। पैसेज इसी बात को सपोर्ट कर रहा है, यही इसका फाइनल आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। चलिए, द स्कूल हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग द वेल्थ ऑफ ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये सिंपल सी बात कह रहा है कि स्कूल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक साधन है ट्रांसफर करने का वेल्थ ऑफ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन यानी जो
जो परंपरागत चीजें हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह देना, एक बच्चे को पास करने का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है दोस्तों? स्कूल है। दिस अप्लाइज टुडे इन एन इवन हायर डिग्री देन इन फॉर्मर टाइम्स फॉर, ये अप्लाई होगा आज भी इवन हायर डिग्री देन इन फॉर्मर टाइम्स, पहले जितना होता था ना, फॉर्मर यानी पहले, पुराने समय में जितना होता था उससे भी और ज्यादा हायर तरीके से आज फॉलो होगा। थ्रू द मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के मॉडर्न डेवलपमेंट से द फैमिली एज बियरर ऑफ ट्रेडिशन एंड एजुकेशन हैज बिकम वीकेंड। अब हुआ क्या है देखिएगा, ये आज भी ऐसा होगा जब हायर डिग्री देन इन फॉर्मर टाइम्स, पहले से भी, थ्रू द मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के मॉडर्न डेवलपमेंट से द फैमिली एज बियरर ऑफ द ट्रेडिशन, फैमिली जो है वो एक ट्रेडिशन की बियरर है, बियरर मतलब धारक है, ट्रेडिशन की ग्राह्य है, उसने ट्रेडिशन को होल्ड करके रखा है। द एजुकेशन हैज बिकम वीकेंड, और एजुकेशन जो है वो वीकेंड हो गई है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। अब इसके पीछे का क्या थीम है वो देखते हैं हम लोग। फॉर ट्रांसफरिंग द वेल्थ ऑफ ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, अगर हमें इसको आगे तक पहुंचाना है, एक जनरेशन से अगली जनरेशन, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है, देयर आर मीन्स अदर देन द स्कूल, स्कूल के अलावा भी मीन्स हैं। स्कूल हैज ऑलवेज बीन अ मीन्स, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सेवरल डिफरेंट सोर्सेज मस्ट बी ट्राइड, अलग अलग विभिन्न सोर्सेज ट्राई करने चाहिए, ऐसा पैसेज नहीं कह रहा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, शायद ये बात आ सकती है, आगे देखते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मस्ट बी पुट टू यूज, अब टेक्नोलॉजी, पूरे पैसेज में कहीं टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं है तो राइट कैसे करेंगे आप? एलिमिनेट कर दीजिए। फैमिली एज एवर इज द मोस्ट पोटेंट मीन्स, फैमिली हमेशा की तरह मोस्ट पोटेंट मीन है। हमारे पास सी और डी की बात करते हैं दोस्तों, यहां ये कहना चाह रहा है थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी द फैमिली एज बियरर ऑफ ट्रेडिशन एंड एजुकेशन हैज बिकम वीकेंड। तो इस पैसेज को और डीपली समझने की जरूरत है। क्या कह रहा है ये? सी में कह रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है, और फैमिली जो है हमेशा की तरह मोस्ट पोटेंट मीन्स है। मोस्ट पोटेंट मीन्स का मतलब सबसे शक्तिशाली जरिया अगर कोई है तो वो फैमिली है। अब दोनों को समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां इस पैसेज में स्टार्टिंग में कहा है कि स्कूल जो है हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है कि आपकी वेल्थ ऑफ ट्रेडिशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए, और आज भी ऐसा रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है, मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, फैमिली जो है ट्रेडिशन और एजुकेशन की बियरर रहती थी वो वीकन हुई है, एजुकेशन वीकन नहीं हुआ है, फैमिली जो पहले बियरर कहलाती थी वो वीकन हुई है। यानी फैमिली इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती जितना ये मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने कर दिया। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ फैमिली उतना इंपॉर्टेंस नहीं रह गई, लेकिन स्कूल हमेशा से रही है। यानी इसका आंसर सी फॉर कैट हो जाएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल, डेफिनेटली क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसे जैसे चीजें बदल गई वैसे वैसे चीजें बदल गई। तो यहां पे समाप्त होता है दोस्तों ये पूरा वीडियो, जहां पे आपने थीम डिटेक्शन को देखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं कहना चाहूंगा वो यही है कि आपको अपने ऑप्शंस चेक करने चाहिए कि जो 4 या 5 ऑप्शन दे रखे हैं एलिमिनेट करिए, जो काम के नहीं है उन्हें एलिमिनेट करते चले जाइए, फटाफट से आंसर आपका मिलता चला जाएगा। और यहां पे समाप्त होता है आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों अगले चैप्टर में, और उस चैप्टर में ये लॉजिकल डिडक्शन का आखिरी चैप्टर होगा। इसके बाद नॉन वर्बल स्टार्ट कर देंगे। तो आप बने रहिए आपके चैनल के साथ। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।